तो गाइस स्टूडेंट, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो हम इसकी 20-22 एडजस्टमेंट्स हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक एडजस्टमेंट को क्लियर करते चलेंगे। 4-4, 5-5 एडजस्टमेंट के वीडियो बनाएंगे, फिर उसका जो अनसॉल्व्ड सम है उसको सॉल्व करेंगे समझाते हुए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। तो हमारे जो आगे कंटिन्यूएशन में वीडियो आते रहेंगे सबको वॉच करना। चैप्टर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा फाइनल एग्जाम में विद इन 15 मिनट में आप सॉल्व कर पाओगे, ये हमारा आपसे वादा है, गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, जिससे बिल्कुल एडजस्टमेंट आपको सारी क्लियर हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? गुड्स जो साल के एंड में, जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस दिन जो सामान या गुड्स हमारा बिका नहीं है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। तो उन सब गुड्स की हम लिस्ट बना लेते हैं, उस किस रेट पे परचेज किया था, वो परचेज वैल्यू। अब हो सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है। अब पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूएशन की क्वांटिटी वाइज लिस्ट बना दी, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक जो गुड्स हैं, हमने ट्रेडिंग के लिए 10,000 का माल खरीदा है, उसकी वैल्यू जब सेल करेंगे तो कितनी होगी? 12,000। तो यदि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि हो सकता है कोई बहुत पुराना सामान है 6 महीने पुराना है, जिसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई या आउट ऑफ फैशन हो गया, गारमेंट है, कोई गारमेंट की शॉप है। तो दो प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है, किसी भी गुड्स के दो प्राइस होते हैं। कॉस्ट प्राइस मींस परचेज वैल्यू, जिस रेट पे वो खरीदी थी, परचेज प्राइस। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू, कि जैसा एग्जांपल के लिए 6 महीने पहले तुमने कोई मोटर कार या कार खरीदी है, तो 6 महीने बाद जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू सेम होगी जितने में खरीदी थी? नहीं। ऐसे ही कोई गारमेंट आउट ऑफ फैशन हो गया या कोई भी रीजन हो सकता है, तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? उस दिन वो मार्केट में किस रेट पर सेल हो सकती है, मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट डेट। तब दो केस हो सकते हैं वैल्यूएशन में। पहला केस कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस मान लो है 100 रुपये, रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 120। तो हमेशा दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी, वैल्यूएशन क्या लेंगे? फार्मूला लिख लो, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में कम होगी। यदि कॉस्ट प्राइस 100 है, रियलाइजेबल वैल्यू 120 है, तो वैल्यूएशन आ जाएगी हमारी स्टॉक की 100। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लेंगे हम? 100 रुपये। केस नंबर 2, कॉस्ट प्राइस 100 है, रियलाइजेबल वैल्यू रहेगी उसकी 90 रुपीज़,
तब ले लेंगे 90 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो जो भी लोअर होगी, लोअर प्राइस लेना। यदि एडजस्टमेंट में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक के 2 प्राइस दे रखे, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, तो जो दोनों में कम वैल्यू होगी उस वैल्यू से हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखानी है अपने क्वेश्चन में। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो प्रॉफिट है 100 रुपये का माल 120 में बिकेगा, प्रॉफिट को हम अभी बुक नहीं कर सकते बुक्स में। हाँ, लॉस को, कि 100 के माल की वैल्यू 90 रुपये रह गई, तो लॉस को हम बुक कर लेंगे, नेट वैल्यू दिखाएंगे 90 रुपीज़। तो ये हो गई वैल्यूएशन की बात, ये हो गई क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। तीसरी पॉइंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। यदि ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनल अकाउंट। ट्रीटमेंट नंबर 1, 2 केस हो सकते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस के गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो मीन्स ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजिस। डेबिट बैलेंस होगा ओनली शोन इन बैलेंस शीट डेबिट साइड। यदि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजिस में से इसकी वैल्यू लेस हो चुकी है, और केवल कहाँ दिखा जाएगा, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। सेकंड पॉइंट, गिवन इन एडजस्टमेंट। 99% एडजस्टमेंट में गिवन होता है, गिवन इन एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसका इफेक्ट 0 होगा। पहले भी बताया था, दोबारा बता देते हैं। या तो एक बार डेबिट होगी, दूसरी बार क्रेडिट होगी, या एक बार डेबिट होगी, दूसरी बार डेबिट में जाके लेस हो जाएगी, या एक बार क्रेडिट होगी, दूसरी बार क्रेडिट में जाके लेस हो जाएगी। तो ये भी, इसका इफेक्ट क्या हो गया, नील प्लस माइनस होके, ये भी प्लस माइनस होके नील। तो कोई भी एडजस्टमेंट हो, पूरी चैप्टर के लिए ये ट्रिक अपना लेना कि उस एडजस्टमेंट की वजह से किसी भी साइड का टोटल बढ़ना नहीं है। एक बार वो डेबिट में जा रही है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाएगी, दूसरी बार पोस्टिंग में क्रेडिट में नहीं जाएगी तो डेबिट में गई है, एक बार प्लस में तो दूसरी बार डेबिट में कहीं ना कहीं माइनस में जा रही है, तो नेट 0 कर देगी वो हमारी, जब तो दोनों एंड में बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा। ये थोड़ी कि डेबिट कर दिया एक एडजस्टमेंट में 1500 रुपये से, क्रेडिट कर दिया 1000 रुपये से, तो बैलेंस शीट तो मिलेगी नहीं कभी भी। तो गिवन इन एडजस्टमेंट में तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट। क्रेडिट कहाँ होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और डेबिट कहाँ होगा, वो बैलेंस शीट में। तो कोई भी एडजस्टमेंट होगी हम उसका सीधा आपको इफेक्ट बताएंगे कि या तो वो डेबिट कहाँ होगा और डेबिट में ही माइनस हो रहा है तो कहाँ होगा, या डेबिट क्रेडिट हो रहा है, या तीनों में से कोई सा भी केस होगा। इसमें कौन सा केस एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट, एक बार वो डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में सेल के नीचे, और डेबिट होगा बैलेंस शीट में। तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट पे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि जिन खर्चों का बेनिफिट हम ड्यूरिंग द ईयर ले चुके हैं, ये हमारा काउंटिंग पीरियड है,
अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च तक। अब कोई एम्प्लॉई है, 12 मंथ उसने पूरा काम किया है अप्रैल से लेके मार्च तक, तो उसे सैलरी कितनी बार मिलनी चाहिए इस अकाउंटिंग पीरियड में? इस एम्प्लॉई को यदि पूरी साल इसने काम किया है तो 12 सैलरी मिलनी चाहिए। अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक की। अब बहुत सी कंपनियाँ होती हैं सैलरी एंड पीरियड के एंड में देती हैं, या कोई अप्रैल की सैलरी मई में देती है, मई की जून में देती है, और बहुत सी कंपनी मार्च की सैलरी होती है जो उसको वैसे तो नेक्स्ट मंथ में देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, मार्च की सैलरी मार्च के एंड में दे भी सकती हैं और नेक्स्ट मंथ में भी दे सकती हैं। तो यदि 12 की 12 सैलरी उसी साल में नहीं दे रखी हैं तो कुल मिला के यदि कोई खर्चा उस अकाउंटिंग पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, जो काम या बेनिफिट हमने उस साल में लिया है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है एंड ऑफ क्लोजिंग डेट तक, तो वो खर्चा क्या होगा? अनपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कह सकते हैं हम? बेनिफिट ऑलरेडी अवेल्ड, उसका खर्चे का एम्प्लॉय से काम करवा चुके हैं, वर्कर से काम करवा चुके हैं, वेजेस दिए नहीं है, या रेंट पे हमने बिल्डिंग ले रखी है, 12 महीने बिल्डिंग यूज़ कर ली, किराया 12 महीने का दिया नहीं है, 11 महीने का दिया है, तो वो जो जिस पीरियड की पेमेंट हमने की नहीं है और वो पीरियड एक्सपायर हो चुका है उस अकाउंटिंग पीरियड में, उस पीरियड की वैल्यू के जो भी वैल्यू होगी, खर्चे होंगे, वो कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनपेड एक्सपेंस। बेनिफिट, सीधी सी बात, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन बट पेमेंट नॉट मेड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंस विच बेनिफिट ऑलरेडी टेकन बट पेमेंट नॉट मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, सैलरी, वेजिस और रेंट, मेनली यही और भी एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है इसका? तो वही 3 केस बताए थे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट या डेबिट में माइनस, या क्रेडिट में माइनस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, डेबिट कहाँ होगा? P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हो जाएगा इन मेन एक्सपेंस। जो मान लो सैलरी 11 महीने की दी है, सैलरी में ही जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हम ऐड कर देंगे P&L अकाउंट में। सैलरी मान लो 1000 रुपये की है, 11 महीने की पेमेंट कर दी हमने, तो सैलरी 11,000 की लिखेंगे इनर कॉलम में, उसी सैलरी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, बाहर P&L में दिखा देंगे 12,000। क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना भी। दूसरी बार क्रेडिट कहाँ होगा? जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमने दी नहीं है, ये हमारे लिए एसेट्स है या लाइबिलिटी है? सोचो 1 मिनट, कि किसी से काम करा लिया, पैसे दिए नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है। ये क्या है? लाइबिलिटी होती है। और कहाँ दिखाई जाती है? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में। ख़त्म एडजस्टमेंट। तो ये हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लगे हाथ
इसी में क्लियर हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। कि किसी ने 12 महीने की सैलरी तो ले ली हमसे, 2 महीने की एक्स्ट्रा ले ली, तो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया 14 महीने से, तो अभी तो उसने काम भी नहीं किया। बेनिफिट एक्सपेंस पेड इन एडवांस बट बेनिफिट ऑफ डेट एक्सपेंस नॉट अवेल्ड इन अकाउंटिंग पीरियड। कि कोई ऐसा एक्सपेंस जिसकी एडवांस में पेमेंट हो चुकी है लेकिन उसका बेनिफिट अभी हमने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मार्च तक लिया नहीं है। किसी को सैलरी एडवांस दे दी या एडवांस रेंट दे दिया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट हो सकता है। और 99% जो पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, वो होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्योंकि इंश्योरेंस मान लो जनवरी में कराया हमने तो 3 महीने इस पीरियड का है और 9 महीने का अगले साल का है। तो क्योंकि साल की पेमेंट होती है, अप्रैल में कराया है फिर तो पूरा इसी साल का है, मई में कराया तो 11 महीने का इस साल का, 1 महीने का नेक्स्ट ईयर का है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस पीरियड देख के हमें निकालना होगा। जो इस पीरियड का होगा, जितने महीने का, वो इस साल में होगा। बाकी पहले कैलकुलेशन कर लेंगे कि 12 महीने का इतना है, तो जो प्रीपेड पीरियड बैठेगा एडवांस 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने गुना में मल्टीप्लाई वो करके अमाउंट निकाल के अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि सैलरी हमने किसी को 1000 देते थे, 12 महीने की 12,000 देनी थी, हमने 14,000 दे दी, तो सैलरी P&L में 14,000 दिखाना सही है? नहीं, क्योंकि इससे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही नहीं आएगा फर्म का। इसलिए जो खर्चे उस पीरियड से रिलेटेड नहीं होते, जिनकी पेमेंट कर दी है हमने एडवांस में, वो लेस हो जाते हैं। और जो उस पीरियड के खर्चे होते हैं, चाहे हमने पेमेंट नहीं की, तो वो फिर हमें ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें P&L में पूरे 12 महीने के खर्चे लिखने होते हैं। पेमेंट की, एडवांस में की, वो एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट करके उस खर्चे को हमें 12 महीने का बनाना होता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो खर्चा दे रखा है वो पेमेंट बेसिस पे चलता है। यदि वो 10 महीने का है, उसे 12 महीने का करने के लिए 2 महीने का ऐड कर देंगे। यदि वो 14 महीने का है तो उसमें से 2 महीने का खर्चा लेस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में क्या करते हैं हम, जो ट्रायल बैलेंस में यदि वो खर्चा 12 महीने का नहीं है, वो 12 महीने से कम है, तो उसमें उतने पीरियड ऐड कर दो। 12 महीने से ज़्यादा है तो उतने पीरियड का खर्चा निकाल के उसे लेस कर दो। तो अभी इसका ट्रीटमेंट तुम अपने आप ही बता दोगे। ट्रीटमेंट देखो, डेबिट पहले अब 3 केस बताए थे ना, डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, ये एक बार डेबिट होगा और दूसरी बार क्रेडिट नहीं हो रहा तो डेबिट में ही लेस होगा। तो डेबिट कहाँ होगा? ये पहले लेस कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेन एक्सपेंस में से लेस कर देंगे इसको हम, कि जो सैलरी दे रखी है 14,000 की, 2 महीने की हमने प्रीपेड दे दी, तो वो 2 महीने का खर्चा माइनस कर दो, P&L में दिखा दो 12,000, 12 महीने की सैलरी। और जो 2,000 हमने एडवांस में दी है, अब सोचो 2 सेकंड में बता दो, ये एसेट्स है लायबिलिटी है? फर्म के लिए कोई खर्चा एडवांस में दे दिया तो ये एसेट्स है हमारे लिए। ये क्या होती है? एसेट्स होती है। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की डेबिट साइड में। इसे माइनस मत समझ लेना, बैलेंस शीट में
डेबिट साइड, कभी इसको माइनस समझ जाओ। ये बैलेंस शीट की क्रेडिट में जाता है आउटस्टैंडिंग, और जो हमारा ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस, ये एसेट्स में बैलेंस शीट में जाता है डेबिट साइड में। क्लियर ये? तो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस, तीसरी प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस कह लो, या एडवांस एक्सपेंसेस, कोई 3 नाम है इसके। तो ये 3 एडजस्टमेंट हमारी समाप्त हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 एडजस्टमेंट आएंगी हमारी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एसेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड उसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसके यूज़ के कारण या टाइम एक्सपायर होने के कारण। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट शब्दों में कहें तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज इन बिजनेस और एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब या तो उसका यूज हो रहा है, प्लांट है, मशीन है, जनरेटर है, तो उसके वैल्यू में कमी आ रही है, या एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब जैसे मान लो कोई बैटरी है, उसका लाइफ टाइम 3 ईयर है। अब चाहे बिजनेस में यूज हो रही है कि नहीं हो रही, 15,000 की बैटरी खरीदी तुमने, 3 साल चलनी है वो, तो चाहे लाइट गई नहीं गई, इन्वर्टर यूज हुआ नहीं हुआ, तो उसका पर ईयर का खर्चा कितना आ गया? 5 ईयर्स, 5,000 रुपये। तो उसके यूज़ के कारण या एक्सपायरी ऑफ टाइम के कारण जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है ड्यूरिंग दी, तो अकाउंटिंग पीरियड में पहले साल का खर्चा कितना बुक करेंगे हम? 5,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? डेबिट कहाँ होगा ये? P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस नाम से? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। अब 3 केस में से इसमें भी वही, एक बार ये डेबिट होगा, दूसरी बार डेबिट में ये माइनस होगा। कहाँ? बैलेंस शीट में जो पर्टिकुलर फिक्स असेट्स है उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू को। जैसे मान लो बैटरी है, उसकी वैल्यू थी 15,000, 5,000 डेप्रिसिएशन P&L में चला जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 5,000, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको 10,000, और P&L अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन बैटरी 5,000। तो P&L में 5,000 डेबिट हो गया। दूसरी बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में, डेबिट साइड में बैटरी की वैल्यू में से लेस हो गया। तो ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 1 है अनसॉल्व्ड, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे वॉच करने के लिए धन्यवाद। इसके बाद जो हमारे अनसॉल्व्ड जो टर्म्स एडजस्टमेंट आती जाएंगी उनके लिए अलग वीडियो बनाते जाएंगे, फिर उनके जो सॉल्यूशन है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो 1 बाय 1 सारी वीडियो हमारी वॉच करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत कम है, 1000 सब्सक्राइब पूरे होने पर जो एक क्लास है हमारी इसको हम लाइव कर पाएंगे, ताकि आप भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट ले पाओगे। तो इसलिए, क्योंकि लाइव का ऑप्शन 1000 सब्सक्राइबर होने पर स्टार्ट होता है, तो फटाफट 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो ताकि ये सारा लाइव क्लास
फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सको। धन्यवाद।